नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई के लिए टेस्ट सीरीज। देखिए, अब जो यूपी एसआई का पेपर है वो लगभग 14-15 मार्च में है। तैयारी लगभग आपकी पूर्ण हो चुकी होगी। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो जीएस और मूल विधि के हैं इसमें, और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जो परीक्षाओं में नहीं आया है। तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे। अब देखिए, इतिहास तो ऐसा है नहीं कि बदल जाएगा या कुछ और भी पोर्शन है, तो इसलिए क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि 40 के 40 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल विधि के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें पूरा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने किस वर्ष की थी। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है सीधे ही आपको। 1582 ईस्वी में अकबर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ज़रूर याद रखना है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। गुलाम वंश से रिलेटेड है ये। देखिए, 40 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, इसलिए इनका डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक नहीं बताएंगे। आप केवल क्वेश्चन को फैक्चुअल रूप से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये भी ऑप्शन आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो आपको याद रखना है, उस समय जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो प्रधानमंत्री था वो था चर्चिल। 1942 में हुआ था ये। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं आर्टिकल 12 से 32 तक हैं, तो उसमें जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। आपको याद रखना है, और ये सारे अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो देखिए, धन विधेयक पर जो राज्यसभा के अधिकार हैं वो काफ़ी कम है, तो ये केवल 14 दिन तक इसे रोक सकती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। तो याद रखना है आपको। देखिए, ये सभी आपको याद रखना है कि किस चीज़ से क्या लिया गया है भारत के संविधान में। तो कनाडा से ली गई है संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लेंगे, आप खुद भी ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इसमें, जीएस में कितना आपने पढ़ा है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे पीसीएस परीक्षा में हो या दरोगा की में हो या पुलिस कांस्टेबल में हो, तो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं ये। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं 352, 56, 60 और 68। देखिए, तीनों में ही आपातकाल लगाया जाता है। तो लेकिन राष्ट्रपति जो शासन है वो 356 में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है युद्ध के समय, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। आर्टिकल 368 है, संविधान को संशोधन करने की कुछ शक्तियाँ हैं। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, नगर पालिका, पंचायत राज, मौलिक अधिकार या न्यायपालिका। तो आपको याद रखना है पंचायत राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये जरूर आपको याद रखना है। 2011 में हुआ था ये, तो ये भी आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एल नीनो का संबंध किससे है। देखिए, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी से यानी सभी पोर्शन से लिए हैं। भूगोल से भी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण, सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सभी से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी जीएस में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, एल नीनो का संबंध किससे है। तो मानसून परिवर्तन से इसका संबंध होता है। आपको याद रखना है एल नीनो का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 12, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो चावल, गेहूँ, कपास या जूट। तो आपको याद रखना है जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे मोटी परत कौन सी है। तो 3 परत होती हैं, क्रस्ट, मेटल और कोर। तो उसमें तो सबसे मोटी परत है वो मेंटल है। आपको याद रखना है। ठीक है, क्रस्ट सबसे ऊपर होती है, मेटल सेकंड पर, थर्ड पर कोर होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में वर्षा किस ऋतु में लाते हैं। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होता है वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, और ये हमेशा जो बारिश होगी वो शीत ऋतु में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा या महानदी गोदावरी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर बनेगा ये, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाएंगी। ठीक है।
एक क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेपो रेट किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं कर नीति, बैंक ऋण दर, आरबीआई द्वारा बैंकों का ऋण या विदेशी व्यापार। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आरबीआई द्वारा बैंकों को जो ऋण दिया जाता है वो उससे संबंधित है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही। आपको दोनों याद करके जाने हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति लागू होती है तो मौद्रिक नीति में जो करंट होगी उनमें दोनों ही आपको याद रख के जाने हैं कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपको याद करके जाने हैं। जैसे इस समय रिवर्स रेपो रेट है 3.35, ट्रिपल आर जिसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ये है 3.35%, ठीक है। और रेपो रेट है आर आर 5.25%। तो ये दोनों आपको याद करके जाने हैं इस समय। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है। तो इसमें WPI, CPI, IIP और GDP डिफ्लेटर है। तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए सबसे पहले हम WPI से नापते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसे बोलते हैं। इस समय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक है CPI, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है GST, कस्टम ड्यूटी, आयकर या उत्पाद शुल्क। तो आयकर जो होता है सीधे इनकम पर लगता है और ये डायरेक्ट टैक्स है जिसे प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है मानव विकास सूचकांक जारी करता है, कौन जारी करता है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, विश्व बैंक, IMF, UNDP और WTO। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, UNDP जारी करता है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो इसमें रैंक आपको याद करके जानी है इंडिया की कितनी है, तो देख लेंगे आप करंट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है ग्रीन GDP किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए, कृषि उत्पादन, पर्यावरणीय लागत या निर्यात या उद्योग। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पर्यावरणीय लागत से संबंधित होती है ग्रीन GDP, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ये तकनीक दे रखी है CRISPR जिसे बोलते हैं CRISPR। तकनीक का उपयोग जो होता है वो किस में होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अंतरिक्ष विज्ञान, जीन संपादन, रोबोटिक्स या ऊर्जा उत्पादन। तो आपको याद रखना जीन संपादन में इसका उपयोग करते हैं हम, ठीक है, ये तकनीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है 5G तकनीक मुख्यतः किससे संबंधित है। ये सभी को पता है, मोबाइल संचार से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो याद रखना है आपको 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं मानव हृदय में। तो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा, क्रिया प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण या गति। तो आपको याद रखना है जो न्यूटन का थर्ड नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम है और दूसरा संवेग परिवर्तन का नियम है, ठीक है। ये याद रखने हैं आपको। वैसे तीसरा नियम ही इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का थर्ड नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है इसरो का चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ। तो 2023 का मिशन है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 है REDD यानी कि रेड प्लस कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दिए जल संरक्षण, वन संरक्षण, ओजोन सुरक्षा या समुद्री संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वन संरक्षण से संबंधित है ये कार्यक्रम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पर्यावरण से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा किसने दी। तो ऑप्शन दिए हैं UNEP, यूनेस्को, WHO या FAO। तो याद रखना है यूनेस्को ने दी है बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत में इस समय कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो इसे याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत से लोग इसमें CO2 लगा देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ना कि अम्ल वर्षा के लिए। तो अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं वो SO2 और NO2 हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, SO2 और NO2 ये दोनों अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है पेरिस समझौता किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं 4, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, परमाणु ऊर्जा या महासागर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर में कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है पेरिस समझौता, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये बताएंगे पेरिस समझौता कब हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IUCN से रिलेटेड ये। तो प्रदूषण, संकटग्रस्त प्रजातियां, जल संसाधन या कृषि। तो आपको याद रखना है जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, चाहे वन्य जीवों की हो या वनस्पति की हो, वो इसमें ऐड की जाती हैं IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। तो संकटग्रस्त प्रजातियां आएंगी इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन है बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल या अवध। तो याद रखना है आपको जो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है।
तो ऑप्शन दिए हुए हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या गोंडा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, हाईकोर्ट। तो ये सभी को पता है प्रयागराज में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, एक जिला एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन है 15, 17, 18, 20। तो आपको याद रखना है जो एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP जो योजना है वो 2018 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है। तो याद रखना है घाघरा जो है उसकी सहायक नदी है सरयू नदी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की। तो देखिए क्वेश्चन पुराना है, इसे आप ना भी तैयार करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। 2026 चल रही है, तो 2026 में जितने भी सम्मेलन हुए हैं सबकी मेज़बानी आपको याद रखनी है कि किस देश ने मेज़बानी की है। सारे जितने भी समिट हुए हैं ये, ठीक है। तो वैसे 2023 में भारत ने की थी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिए 2014, 2015, 16, 17। तो याद रखना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार जितनी योजनाएं चली हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है, ठीक है। 38 क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया किस जो अभियान है उसका उद्देश्य क्या है। कृषि विकास है, विनिर्माण बढ़ाना, या शिक्षा सुधार, या स्वास्थ्य सेवा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आदित्य L1 होगा भारत का पहला सौर मिशन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो हमें सभी को पता है जो प्रधानमंत्री है भारत का वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो ठीक है, ये हुए 40 क्वेश्चन GS के। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ जो मूल विधि के क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नॉर्मल लिए हैं, कुछ थोड़े से ठीक हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं ये सभी। देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने वो सभी क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़े हल्के हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे उसमें थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए देखते हैं मूल विधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय न्याय संहिता कब से पूरे भारत में लागू हुई है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसने IPC का स्थान लिया है और ये लागू हुई है 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हुई है। डेट जरूर याद रखनी है, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, IPC ये भारतीय न्याय संहिता ने किस पुराने कानून का स्थान लिया है। तो याद रखना IPC का स्थान लिया है इसने, ठीक है, BNS ने, और BNSS ने लिया है CRPC का, ये भी आपको याद रखना है। डेट भी याद रखनी है, दोनों 1 जुलाई 2024 से ही लागू हुई हैं, तो ये भी याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, BNS के अंतर्गत राजद्रोह की जगह किस अपराध को शामिल किया गया है। तो राजद्रोह की जगह लिया गया है जो अपराध है वो है राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता के विरुद्ध कृत्य। तो ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है इसमें, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये राजद्रोह से रिलेटेड, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, BNS में संगठित अपराध से संबंधित प्रावधान पहली बार किस में जोड़े गए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ये, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाता है संगठित अपराध से संबंधित प्रावधान पहली बार किस में जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, BNS में जोड़े गए हैं। IPC में ये प्रावधान नहीं थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो BNS के अनुसार क्वेश्चन ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5, BNS के अनुसार हिट एंड रन मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किससे संबंधित है। तो सड़क दुर्घटना अपराध से संबंधित है ये हिट एंड रन मामले में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ने किस कानून का स्थान लिया है। तो याद रखना है CRPC का स्थान लिया है इसने, ठीक है। चलिए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, BNSS के अनुसार FIR दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा किस उद्देश्य से दी गई है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यायालय का कार्य बढ़ाने हेतु, डिजिटल जांच प्रणाली, नागरिक सुविधा एवं पारदर्शिता, या पुलिस नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नागरिक सुविधा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये ऑनलाइन सुविधा दी गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, BNSS के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि कितने दिनों तक हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो इसमें जो प्रावधान दिया है पुलिस हिरासत का अधिकतम वो 60 दिन का दिया हुआ है, तो याद रखना है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। CRPC में भी ये 60 दिन का ही था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि BNSS में किस प्रकार की FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में कराई जा सकती है। सामान्य FIR, जीरो FIR, विशेष FIR या गोपनीय FIR। तो याद रखना जो जीरो FIR है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में कराई जा सकती है, अपने नज़दीकी या कहीं भी जहाँ पर आप उपस्थित हैं उस समय, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, BNSS के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल करने हेतु तकनीक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पारदर्शिता और शीघ्र न्याय को बढ़ाने के लिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो BNS और BNSS के से रिलेटेड थे। अब जो नेक्स्ट हम
लेकर आएंगे वीडियो, उसमें थोड़े से टफ लेवल होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।